प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, इन दोनों आवर्त सारणियों की जो गुण हैं वो हमने पढ़ लिए थे। इसके अलावा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या कमियां रह गई थी और उन कमियों का जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस तरह से सुधार हुआ, इस टाइप की सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अब इन्हीं दो सारणियों के आधार पर हमें एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। और देखिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको मैं ध्यान से और अच्छी तरह से जो है कवर करने की सलाह देता हूँ और अपने वीडियोस में एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया। अब देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम में जो है ये कहा गया है कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है। अब परमाणु भार की एक तो ये कमी है कि जैसे अलग अलग तत्व, जैसे मैंने यहाँ कार्बन और कैल्शियम और आर्गन लिखे हुए हैं, तो दो अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान सेम भी हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने जिस तरह से अरेंजमेंट की थी उसमें कई सारी प्रॉब्लम आई, जो कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर करने पर वो प्रॉब्लम दूर हो गई। तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहली क्या समस्या थी कि समस्थानिक जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, या परमाणु भार जो हो अलग अलग हो, ऐसे परमाणु जो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो अगर इन तीनों समस्थानिकों की अगर हम बात करें, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनका क्रमांक देखिए क्या है, एक ही है। ठीक, क्रमांक एक है तो इसको पहले नंबर पर जगह मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसी तरह से जितने भी समस्थानिक हैं उनका आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान फिक्स हो गया। ओके, जो कि मेंडलीफ आवर्त सारणी की एक प्रॉब्लम थी। तो समस्थानिकों की स्थिति, एक ही तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए उनकी परमाणु संख्या भी समान होगी, इसलिए समान रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें एक ही स्थान पर रख दिया गया है। अब जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें कोबाल्ट और निकल की पोजीशन पर भी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी मैं आपको बताता हूँ कि कोबाल्ट का परमाणु भार जो है वो कम ज्यादा था, लेकिन इसको पहले रखना पड़ा, और निकल का कोबाल्ट से जो है परमाणु भार कम था, लेकिन फिर भी उसको बाद में जगह दी गई, अदरवाइज इनके गुण नहीं मिलते इधर एक कॉलम में। ओके, लेकिन इस विसंगति को जो है आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दिया, क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर हम करते तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं होगी। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए कि कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना है, 27, निकल का कितना है, 28। तो 27 वाला पहले आएगा, 28 वाला बाद में आएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि जैसे अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस जिसको हम बोल देते हैं, उनकी खोज मेंडलीफ के बाद में हुई थी। उनको जो है बिना किसी समस्या के जो है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें कॉलम में जगह दे दी गई। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विसंगति और भी थी कि हाइड्रोजन जो है उसका स्थान जो है वो स्पेसिफाइड नहीं था, फिक्स जगह नहीं थी उसकी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो हाइड्रोजन है उसको स्पेशल जगह दी गई है। देखो हाइड्रोजन को पहली पोजीशन पर स्पेशल जगह दी गई है। देखिए यहाँ पर ये टच नहीं है पहले कॉलम के साथ, थोड़ा सा अलग रखा गया है। तो हाइड्रोजन को पहले नंबर पे जगह क्यों दी गई और पहले ग्रुप में या पहले समूह के ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उसके जो बहुत सारे गुण धर्म है जो वो पहले कॉलम के साथ मिलते हैं, पहले ग्रुप के तत्वों के साथ
मिलते हैं। ओके। इसके अलावा हाइड्रोजन के गुणधर्म वैसे तो हैलोजन यानी 70वें ग्रुप के तत्वों के साथ भी मिलते हैं, लेकिन उसका भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ी क्लासेस का विषय आ जाता है। ठीक है। अब देखिए कि सेकंड क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का क्या आधार है। अब देखिए कि मैग्नीशियम की तरह से रासायनिक अभिक्रिया कौन से तत्व दिखाएंगे, जो मैग्नीशियम वाले समूह में आते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम देखिए दूसरे समूह में आता है या दूसरे ग्रुप में आता है आवर्त सारणी के, और इसके बाहर वाले कक्ष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाकी सभी के बाहर वाले कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि मैग्नीशियम की तरह से अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। तो 2 तत्व आप कोई भी लिख दो, बेरिलियम लिख दो, कैल्शियम लिख दो। ठीक। और मैं तो आपको एक राय और भी दूंगा कि आप इस आवर्त सारणी के जो कॉलम नंबर 1, 2, 13 से लेकर के 18 तक, और यहाँ से ये चौथा पीरियड 3 से लेकर के 30 तक, इन सभी को सीरियल वाइज याद करें। सीरियल वाइज याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हाइड्रोजन तो देखो स्पेशल जगह है, बाकी इसमें आप एक अक्षर बना सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्लोरेंसियम को लीना कर रब से फरियाद। ठीक। लीना कर रब से फरियाद, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। दूसरे ग्रुप के लिए भी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, BeMgCaSrBaRa, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके। तो इस तरह से आप इसको कुछ भी मतलब अपने सुविधा के अनुसार वो बना सकते हैं और आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसका BALGAINTL, तो इसमें आप कर सकते बनाओ आलू गोभी इन तेल। ओके। तो इस टाइप से आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके। और इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, नाम बताइए ए 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो इसका मतलब पहले सेल के पहले समूह के जो बताने आपने, तो मैंने बताया था कि लीना का रब से फरियाद, उससे आप याद रख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम वगैरह जो है आप सभी के नाम लिख सकते हो। 2 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम वगैरह आप नाम दे सकते हो। ओके। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो, पूर्ण कोश वाले कौन से होते हैं, जो 18वां ग्रुप यानी अक्रिय गैसें हैं, नोबल गैसेस जो है वो है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह जो है इनके सभी के आवर्त सारणी में भी आप देख सकते हो। जो 18वां जो ग्रुप है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह जो है, जीनोन है, इनके बाहर वाले कक्ष जो है पूरे हैं। अब देखिए आगे चौथा क्वेश्चन है, लेकिन ये करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूँ ये इसकी PDF जो है मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आप मेरी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंटेबल PDF है ये। तो यहाँ पर देखिए कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है। तो यहाँ से जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है आवर्त सारणी के पहले समूह के अंदर वाले तत्व हैं। ठीक। तो पहले समूह के तत्व है तो इनका जो तत्वों की जो संयोजकता है वो कितनी है, 1 है। ठीक। और इनके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं और इनके रासायनिक गुण जो है इसी वजह से क्या है, समान है। चौथे क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए कि हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत
कम है। कहने का मतलब ये है कि हीलियम और नियॉन दोनों ही जो है, हीलियम तो बिल्कुल ही अक्रियाशील है, बहुत ही कम या बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती, जबकि नियॉन जो है इसकी अभिक्रियाशीलता भी काफी कम है। तो कहता है कि इनके परमाणुओं में कोई समानता है क्या? तो ये आपको पता है कि दोनों 18वें ग्रुप के जो है अक्रिय गैसेज हैं या नोबल गैसेज हैं, और इनका जो सबसे बाहर वाला कोष है इलेक्ट्रॉनों का, वो पूर्ण होता है। हीलियम में तो के कोष पूर्ण होता है और नियॉन के अंदर के और एल पूर्ण होता है। कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी, तो के सेल ही पूरा होगा, यानी पहला सेल ही पूरा होगा। जबकि नियॉन जो है इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो 2 और 8 10, यानी के और एल, यानी पहला और दूसरा सेल दोनों पूरे हो गए इसके। अब आगे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में से कौन सी धातुएं हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये पहले जो 10 तत्व हैं, इनमें से कौन सी धातुएं हैं। कि हाइड्रोजन नहीं हो सकती, क्योंकि ये अलग ही रखी हुई है, इसमें धातुओं में नहीं आती। हीलियम ये हो राइट साइड में गई, ये भी धातु नहीं है। लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक। आगे बोरॉन जो है वो उपधातु हो गई, और ये सारी अधातु हैं। तो लिथियम और बेरिलियम पहले 10 में तो ये दो ही मिलेगी आपको, ठीक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में 2 धातुएं हैं, लिथियम और बेरिलियम, तथा एक उपधातु बोरॉन कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि बोरॉन में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो आप यहाँ पर इतना इसको कर लीजिए कि 2 धातुएं लिथियम और बेरिलियम। साथ में बोरॉन का जिक्र कर दीजिए कि बोरॉन एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। अब आगे छठा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्कैंडियम और बेरिलियम। तो पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं इस पे। अब देखिए कि ये जो 5 तत्वों के नाम दे रखे हैं, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्कैंडियम, ये तो इधर है, और बेरिलियम इधर है। बेरिलियम देखिए सबसे लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट में जितना लेफ्ट में जाओगे इसके आवर्त सारणी के, उतना ही धात्विक गुण इसमें अधिक होगा। जितना राइट में जाओगे उतना ही अधात्विक गुण अधिक होगा, ओके। और जितना आप नीचे की तरफ चलोगे इसमें, उतना ही धात्विक गुण बढ़ जाएगा, ओके। तो धात्विक और अधात्विक गुणों का हम जिक्र अगले लेक्चर में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा आपको, धात्विक गुण, इनके साइज वगैरह के बारे में। तो ये क्वेश्चन पहले आ गया, कोई बात नहीं, मैंने इतना बता दिया, इससे आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है जो संयोजकता है वो किस तरह से लेफ्ट से राइट वेरी करती है, ऊपर से नीचे किस तरह से चेंज होती है कि नहीं होती। इसी तरह से परमाणु का जो साइज है, तत्वों के परमाणुओं का जो साइज है वो किस तरह से लेफ्ट से राइट घटेगा या बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा या घटेगा, उस चीज पे हम चर्चा करेंगे। इसी तरह से धात्विक और अधात्विक गुण जो है किस तरह से वेरी करते हैं, किस तरह से बदलते हैं एक आधुनिक आवर्त सारणी में। इस तरह से और 1-2 गुण जो है हम और पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तत्वों के, कि जब लेफ्ट से राइट हम चलते हैं तो वो गुण किस तरह से बदलते हैं, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो वो गुण किस तरह से बदलते जाएंगे। तो इसी के ऊपर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसके अलावा जो एनसीईआरटी अभ्यास के क्वेश्चंस जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।